बस इतना करके जाना। थोड़ा सा जो एवरेज बच्चा है वो एक और एड ऑन कर लेना, इनफाइनाइट वायर वाला, बस हो गया। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं करना है। अर्थिंग वर्थिंग वाला तो ऑब्जेक्टिव याद रहेगा ना आपको। ए बात नहीं करना, आज बात करोगे फिर आगे पीटूंगा। मेरा तबीयत खराब है, गला फंस जाता है, तो आप सब शांति से सुनो। ए बातें बिल्कुल नहीं, जिसको बात करना है चले जाओ बाहर, बातचीत हो जाए तो आ जाना। तुम पढ़ लो, ऐसा मेरा कोई मूड, तुम पढ़ लिए तो अच्छा, नहीं पढ़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साल से झेल ही रहे, मैक्सिमम को 2-4-10 दिन और झेलना है, बात समझ रहे हो। तो इसमें आपका लॉस है, मेरा कोई लॉस, इसमें तेरा घाटा, मेरा सब कुछ आता। ओए सुनो, आज मैं आपको ना छोटा छोटा चीज बताता हूं। आप लोग करंट का डायरेक्शन समझ गए थे? करंट कहां से कहां फ्लो करता है? हाई टू लो, याद हो गया सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है हाई टू लो, तो जो डायरेक्शन करंट का वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। जो डायरेक्शन करंट का होता है वही किसका होता है? करंट का फॉर्मूला याद हो गया? एवरेज पूछेगा तो क्या लगाओगे? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और वेरिएबल दे दे, वेरिएबल का मतलब इंस्टेंटेनियस, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी क्यू बाई, ऐसे करंट निकलेगा। उल्टा भी आप सोच सकते हैं, अगर करंट के जगह आपसे चार्ज पूछ दे तो डी क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू इसका, मल्टीप्लाई आ जाए तो इंटीग्रेशन, और डिवाइड के फॉर्म में रहे तो डिफरेंशिएशन। यही तो सिंपल फंडा है। लेकिन ये दोनों तब लगाते हैं जब आपका टर्म कैसा रहे? वेरिएबल। ये वाला कहां इस्तेमाल करते हैं? ये दोनों यूज करते हैं वेरिएबल में, और ये यूज करते हैं कांस्टेंट में। सबको याद हो गया था? बेसिक क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों को आता होगा। चलिए आज हम लोग ना छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद हुआ? वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन चलता है, अरे वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन चलता है, जब नहीं चलेगा तब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा। चलता है अगर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो उसके एवरेज वेलोसिटी को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आज हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी को प्रूफ करना है। उससे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन लिखना है, लिखे तो करंट डेंसिटी। इंपॉर्टेंट लगा लेना, अब तक का सबसे खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट डेंसिटी का डेफिनेशन लिखिए, लिखिए फटाफट, बातें नहीं करना बिल्कुल भी। करंट डेंसिटी किसे डिनोट करते हैं? जे से। कैसा क्वांटिटी है? साइन से आप समझ जाओगे कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। ओए पहले सुनो, आप डेफिनेशन सुनो, सॉरी डेफिनेशन बोल रहा हूं, पहले आप इसका फॉर्मूला देखो, डेफिनेशन खुद याद हो जाएगा। देखिए करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है ना, एकदम बेसिक फॉर्मूला होता है, J इक्वल टू आई अपॉन ए। याद हो गया होगा सबको? अरे J इक्वल टू आई अपॉन, J हमारा वेक्टर है और एरिया भी कुछ याद है? एरिया स्केलर की वेक्टर, वेक्टर। करंट डेंसिटी भी हमारा वेक्टर और एरिया भी हमारा। क्या इसको मैं अगर सिंगल वर्ड में डिफाइन करना चाहूं तो बोल सकता हूं करंट पर यूनिट एरिया। याद हुआ? करंट फ्लोन पर यूनिट करंट डेंसिटी होता है। अब अंग्रेजी चाहे जो बना दो, लेकिन इसका सिंपल वर्ड समझो। करंट फ्लोन मतलब आई, और नीचे किससे डिवाइड है? तो इसको बोलते हैं करंट फ्लोन पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो क्या आप जानते हो जे को हम वेक्टर कहते हैं? अगर ए को इधर भेज दे तो क्या ए भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है? यस और नो? और क्या यही बन जाएगा आई? लेकिन मुझे बताइए, क्या वेक्टर को हम सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डॉट क्रॉस का इस्तेमाल करेंगे? तो मुझे बताओ, यहां डॉट ले या क्रॉस? डॉट, क्योंकि हमारा आई कैसा क्वांटिटी? स्केलर, और स्केलर बनाने के लिए क्या लेते हैं? तो आपका फॉर्मूला बन जाता है आई इक्वल टू जे वेक्टर डॉट। क्या मैं इसको यह भी लिख सकता हूं? देखो तो, जे ए इंटू इक्वल टू, आप इसको याद रख सकते हैं। हो गया खत्म। तुम्हें की पॉइंट्स याद हुआ? करंट डेंसिटी इज व्हाट? करंट पर यूनिट। एरिया भी वेक्टर, जे भी वेक्टर। दो वेक्टर को हम सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, या तो वेक्टर के लिए डॉट आता है या फिर हम जानते हैं कि करंट स्केलर है। जब स्केलर लाना हो तो डॉट, और वेक्टर लाना हो तो, इसलिए मैंने यहां पे क्या ले लिया? डॉट। बन गया जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर,
इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, I इक्वल टू जे ए। डेफिनेशन याद हुआ, करंट पर यूनिट, करंट फ्लोन पर यूनिट एरिया थ्रू द कंडक्टर, खत्म। लिखे तो इसका लंबा सा अंग्रेजी लिखिए, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, मैं ये वर्ड क्यों लिख रहा हूं ये भी आपको आगे समझाऊंगा। करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, current density at a point inside the conductor is defined as is defined as current flown through the conductor, current flown through the conductor, current flown through the conductor per unit area, करंट फ्लोन थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट एरिया। चलिए एक बार फिर से आपके लिए यहां नीचे लिख लीजिए, J इक्वल टू I बाई ए। मुद्दे की बात यही है, अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें, हमें लिखना पड़ेगा J वेक्टर और एरिया भी कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और मुझे यहां डॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करके जो करंट है वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। तो बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसको अगर एक्सपेंड कर दे तो कई बार ऐसा भी लिखा जाता है, जे ए कॉस थीटा इक्वल टू, ऐसा भी लिखा रहता है। अच्छा, क्या यहां से यह भी लिखा जा सकता है, जे इक्वल टू, कोई बच्चा कहे कि सर आई अपॉन ए कॉस थीटा, तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो ऐसा भी लिखा रहता है, खत्म। अच्छा, ये थीटा क्यों आया है जानना चाहेंगे आप सब। देखिए, मान लीजिए कि ये आपके पास कोई कंडक्टर है, ध्यान सुना, कोई कंडक्टर का, जैसे आपने पढ़ा था ना, ऐसे कोई कंडक्टिंग आपके पास वायर है, मान लीजिए ऐसा कोई सिलेंड्रिकल वायर है। देखिए ध्यान से सब लोग, करंट ऐसे आ रहा है, ये क्या है करंट, बोलिए एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द, भूल जाते हो, अरे एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द, अगर मैं कहूं कि इसका एरिया इधर की तरफ है, क्या मैं सही कह रहा हूं, बोलिए दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल, जब यहां पर थीटा का वैल्यू आप 0 डिग्री लेंगे तो मुझे बताइए क्या J इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा में कॉस थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो कॉस 0 इक्वल टू, क्या ये बन जाएगा खुद ही ये वाला फॉर्मूला, देखिए आपके सामने है। अगर आपको थीटा लेना हो तब कैसे लेंगे, तो उसके लिए देखिए, मान लीजिए आपका एरिया थोड़ा टिल्टेड है, एंगल कब लेते हैं, जब टिल्टेड हो। मान लीजिए आपका एरिया कुछ ऐसा टिल्टेड है, करंट तो अभी भी ऐसे आ रहा है बिल्कुल सीधा, लेकिन इसका एरिया क्या ऐसे बन जाएगा। अगर एरिया ऐसे बन जाएगा तो मुझे बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कुछ होगा, अगर दोनों के बीच में कुछ एंगल बन जाएगा तो यहां थीटा रखेंगे, और अगर दोनों के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री तो डायरेक्ट 0 रखेंगे तो वही निकल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कभी भी निकालना हो करंट डेंसिटी, बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। यहां पर दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, और थीटा एंगल है तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, J इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, ये दोनों में फर्क है। तो आपको बस एंगल थोड़ा सा ध्यान से देखना है बस। खैर छोड़ो, आपके बोर्ड के लिए तो आपको नॉर्मली याद रखना है करंट डेंसिटी क्या, करंट पर यूनिट एरिया, और इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे J वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यही बन जाएगा आपका J ए कॉस थीटा। अगर आपका करंट और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो एंगल कितना, 0, वही यहां पे लिए है। अगर आपका एरिया इधर हो करंट इधर हो तो दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा, एंगल बनेगा तो एंगल रखेंगे। कर लोगे, बना लीजिए फटाफट, जो भी आपको जरूरत लगता है बना लो। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, बाकी आप कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, डायरेक्ट इतना भी लिख के छोड़ देंगे तो चलेगा। एरिया जब टिल्टेड होता है तब हमें थीटा की जरूरत पड़ती है। अगर एरिया बिल्कुल एरिया वेक्टर करंट के डायरेक्शन में बने तो डायरेक्ट एंगल आप 0 ले लेंगे, cos 0 आपका 1 हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया। मेन पॉइंट याद करो आप, वो तो कोई अच्छा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कॉम्पिटिटिव तब इस्तेमाल होगा, नॉर्मली आप बोर्ड के लिए याद रख सकते हो करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी भी वेक्टर, एरिया भी वेक्टर, तो ये बन गया J वेक्टर डॉट ए वेक्टर। लिख लीजिए फटाफट, यही चीज वहां लिखा हूं, कोई नया चीज नहीं, बस फिगर दिखा दिया हूं। आप सब खुद से लिख लोगे इसका यूनिट और इसका डायमेंशन, फटाफट लिख लीजिए। करंट डेंसिटी सभी बच्चे पढ़ के अच्छे से जाना,
बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फॉर्मूला के लिए भी, ऑब्जेक्टिव टाइप में। जल्दी कीजिए, बोलिए करंट डेंसिटी का यूनिट। ओए, करंट अपॉन एरिया था ना, करंट का यूनिट एम्पियर और एरिया का यूनिट तो हो जाएगा एम्पियर अपॉन, खत्म। डायमेंशन बताइए करंट का, करंट का डायमेंशन तो ए ही रह जाएगा और मीटर स्क्वायर नीचे है, तो क्या वो नीचे एल स्क्वायर ऊपर जाके एल माइनस 2 होगा? डन है, ये होती है करंट डेंसिटी। अरे करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट। एक चीज आप ध्यान देखिए, एक चीज देख रहे हो आप लोग को, सुना किसी बच्चे को नॉलेज है तो बताता हूं, अब वो कंपोनेंट तोड़ने आता है ना, वास्तव में देखो क्या हुआ है, ये जो एरिया है ना, एरिया का आपने कंपोनेंट लिया है, करंट की तरफ का कंपोनेंट क्या है, वही यहां पे इस्तेमाल हुआ है। एंगल जब आता है तो कंपोनेंट आ जाती है, इसलिए बन गया है J इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा। और ऐसे देखोगे डॉट प्रोडक्ट से, तो डॉट प्रोडक्ट का रूल होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जिस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन इजी लगे आप सोच सकते हैं, चलेगा? तो बढ़िया से याद रखिएगा करंट डेंसिटी का डेफिनेशन और फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखना, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू आई, या फिर जे इक्वल टू आई बाई ए, और या फिर जे कॉस थीटा इक्वल टू, कम से कम ये तीनों आप याद रखिएगा, बस हो गया, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है ज्यादा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आप लोग एक छोटा सा डेफिनेशन और लिख लो तो, मोबिलिटी, छोटा सा डेफिनेशन है। क्या होता है मोबिलिटी, पता है आपको? बताइए, ये किसका रेशियो होता है? आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी का डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन, तो ये होता है, लिख लीजिए, छोटा सा पूछ देता है कई बार, इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, छोटा छोटा डेफिनेशन इस चैप्टर में है बस, और कोई खास चीज नहीं है। इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहेगा? तो मोबिलिटी टर्म को ध्यान रखना, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है, पूछता है कि बताइए इसका यूनिट क्या होगा। फॉर्मूला लिख लीजिए, म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुने थे ना, वही है वी डी अपॉन ई। बोलिए तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब या फिर वोल्ट अपॉन, ये ज्यादा पूछता है इसलिए इसी का इस्तेमाल कर रहा हूं। आपको कई बार ऑप्शन में दिखेगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। इसके डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे जो चाहेगा लिख सकता है, यूनिट इसका ज्यादा काम का है, याद रखिएगा। डायमेंशन बना सकते हो आप सब, जो बनाना चाहता है बना लो खुद से। मीटर स्क्वायर के जगह क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन सेकेंड के, ये क्या था, ये वोल्ट है, वोल्ट पर मीटर था ना, वोल्ट का डायमेंशन जानते हो? याद मुझे भी नहीं रहता, आपको रखने की भी जरूरत। वोल्ट क्या होता है, जूल अपॉन, और जूल का सबको याद होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस, और कुलम का होता है ए टी। तो वोल्ट का क्या बन गया, यहां से देख लो, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और ए माइनस, ये हो गया आपका किसका, वोल्ट का। और एक सेकेंड के लिए क्या आ गया, अब इसको सॉल्व कर दो ये डायमेंशन, बट इसके डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। क्या बन जाएगा देखो तो, ये तो बहुत कुछ कट जाएगा लगता है, एल स्क्वायर, ये m चला गया ऊपर, क्या बना, m माइनस 1, टी यहां पर -3 और 8 टी है, तो -2 बचेगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ना, t का पावर 2 और a का पावर 1 ही रह जाएगा। ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे इसको ये आप सिर्फ याद रखिएगा और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये दोनों आपको काम देगा कहां, ऑब्जेक्टिव में। बस हो गया है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आ गया मेरे सामने तो मैंने लिख दिया, वो अलग बात है, ध्यान रखिएगा। करंट डेंसिटी याद हो गया, मोबिलिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन
को हम लोग कहते हैं मोबिलिटी, और करंट अपॉन एरिया को कहते हैं करंट डेंसिटी। हो गया, सेम जैसा डेफिनेशन है दोनों का दिमाग में रखिएगा। वह है करंट पर यूनिट एरिया और यह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। चलिए आगे बढ़े। छोटा सा टर्म था। आज मैं क्या करने वाला हूं सुनो, आप लोग को मैं अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रूफ बताऊंगा, ठीक है। 2 मार्क्स में पूछता है, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। करंट डेंसिटी इतना नहीं है। फिर उसी से ओम्स लॉ प्रूफ होगा, फिर ओम्स लॉ लिखेंगे और उसी के बेसिस पे उसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए आप नीचे लिखिए प्रूफ ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग अभी, बहुत इजी है, जो बच्चा अच्छे से समझ सकता है उसके लिए ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल क्या था, वीडी। देखना बहुत इजी है। पहले इसका फॉर्मूला आप सब याद कर लो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू, फॉर्मूला सब याद करना, फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला लिखता ही नहीं जो काम का नहीं है, इसलिए फॉर्मूला आपको सारा याद रखना पड़ेगा जितना मैं कराते जा रहा हूं। वीडी इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन एन ए ई। पहले तो ये आप लिख लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला वीडी इक्वल टू आई अपॉन ए। क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, आई अपॉन ए को लिख सकते हैं जे वेक्टर, नहीं समझे? अरे आई अपॉन ए इक्वल टू, तो क्या यह भी लिखा जा सकता है जे अपॉन एन ई? ये दोनों आपको दिमाग में रखना है। एक याद रखोगे बस हो जाएगा। मेन ये याद रखो, आई अपॉन ए को ही हमने क्या लिखा, जे, अभी तो पढ़े थे। करंट डेंसिटी जे इक्वल टू क्या था, आई अपॉन। अच्छा चूंकि ये वेलोसिटी है तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। पहले एक लाइन लिख लीजिए, बहुत इजी इसका प्रूफ है, बहुत ज्यादा, 10 सेकंड में आ जाएगा। आपको लिखे दो, इलेक्ट्रॉन कहां चलता है, वायर के अंदर। तो हम वही अंग्रेजी में लिखने वाले हैं कि मान लेते हैं कि एक वायर है जिसका लेंथ है L और एरिया है A, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है स्मॉल n, तो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे होगा। लिखिए, लेट अस कंसीडर, कुछ नहीं तो तुमको लेट अस कंसीडर तो लिखने आ ही गया होगा, बस 10 बार वही लिख देना। लेट अस कंसीडर a conductor of length L. Let us consider a conductor of length L and cross sectional area. अरे एरिया को ही पूरा क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप नाम में मत कंफ्यूज करना, मैं समझा दूंगा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A। करंट जो फ्लो करती है ना, उसका परपेंडिकुलर जो एरिया होता है उसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये इसका मतलब होता है। वो ये कहना चाहता है कि जो एरिया है वो करंट के फ्लो पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो कोई खास बात नहीं, इसलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया का स्पेशल नाम है। लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, कॉमा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n कनेक्टेड थ्रू, उसी में लिखे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n कनेक्टेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज का बात कर रहा है, कनेक्टेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, कनेक्टेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस क्या, बस हो गया। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं जो फिगर बना रहा हूं उस फिगर में देख लो मैं क्या कहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो सबसे पहले मैंने अपने मन में मान लिया कि मेरे पास एक क्या है, कंडक्टिंग। बताओ वायर का शेप कैसा, इन जनरल हमारी जितनी भी वायर है उसका शेप कैसा रहता है, सिलेंड्रिकल। तो मैंने ऐसा बना दिया। अब कुछ को लगेगा सर इतना मोटा वायर होता है क्या, अरे होता नहीं है, हम फिगर को क्लियरली शो करने के लिए ऐसा बना रहे हैं। सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए आपने क्या किया, यहां से आपने एक बना दिया सिलेंड्रिकल वायर। सुना, वायर का लेंथ, अरे वायर का लेंथ और वायर का एरिया, इसी वाले एरिया को हमने कहा है ये वाला पार्ट जो है, पूरा एरिया नहीं, ये वाला पार्ट, क्योंकि करंट इसी में तो इन करेगा। तो इस वाले एरिया को हमने क्या कहा, ए, और इसी को हमने कनेक्ट किया किससे, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक बैटरी से जिसका वोल्टेज कितना है, ऐसे हमने इसको लाके
कनेक्ट कर दिया, करंट ऐसी तो होगा। अब मान लो, सुनो, मैंने कल ही आपको कहा था ना कि हम क्या मानेंगे कि वायर में कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, समझने में आसानी होगी इसलिए। तो मान लीजिए कि ये पॉजिट्रॉन है और ये आपका आगे की तरफ चल रहा है, किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। उस वेलोसिटी को क्या माने, यही मैंने कहा है। एक वायर का एरिया ए, एक वायर का लेंथ एल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट चल रहा होगा, पॉजिट्रॉन सेम डायरेक्शन में चलेगा, यही ना। करंट ऐसे जा रहा है और आपका बैटरी जोड़ा गया कितना वोल्ट का। आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा वायर के अंदर। इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना, तो उसकी एक वेलोसिटी तो होगी, क्या होगा एवरेज वेलोसिटी। अब सुनना क्या करेंगे, हमें सिर्फ सबसे पहले काम क्या करना है, आपको समझना है डेंसिटी। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब यह है कि स्मॉल एन है। आप मुझे बताओ डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, यस और नो। तो नंबर डेंसिटी का मतलब, नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यानी आपको एक स्टेप छोटा सा लगाना है क्या, अरे नंबर डेंसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर, जैसे डेंसिटी पढ़े हो ना, मास बाय वॉल्यूम, किससे डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम से। वैसे यहां पे नंबर डेंसिटी है तो किसका नंबर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का नंबर लेंगे, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, वही आपको दिया हुआ है स्मॉल एन। नंबर को मैं अगर कैपिटल एन से डिनोट करूं और वॉल्यूम को अगर मैं वी से डिनोट करूं, तो मुझे बताओ तो क्या आप सबको पता है वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, अरे क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू, अगर मैं यहां वॉल्यूम निकालना चाहूं तो लिख सकता हूं ए इंटू एल, यस और नो। अरे नंबर डेंसिटी इक्वल टू, अरे नंबर डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट। अब नंबर को मैंने कैपिटल एन माना, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था, मैंने कैपिटल एन माना, और वॉल्यूम को मैंने वी रखा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू। तो मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन इंटू ए इंटू, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला। तो क्या आप जानते हो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज Q बराबर एन इंटू, एन क्या हो गया, स्मॉल एन ए एल, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज निकल गया। यह हमारा क्या है, अरे टोटल चार्ज। बस हो गया, खत्म। अब हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल। टोटल चार्ज हमारे पास है, टाइम से डिवाइड करेंगे, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। पहले आप लिखो, नीचे लिखिए, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब पूरा लिखो, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे डेंसिटी आप लिखते हैं ना मास बाय वॉल्यूम, वैसे नंबर डेंसिटी आप लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय, नाम से क्लियर है यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने कैपिटल एन माना और वॉल्यूम को आपने लिखा वी। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू, पता है क्या सबको, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो, और जितना आपने टोटल लेंथ माना था वो आपने यहां पे रख दिया। इससे क्या निकल गया, इससे निकल गया एन का वैल्यू, यानी आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। एन निकल गया तो हमें चार्ज चाहिए था, तो चार्ज क्या होता है, पढ़े थे ना आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में, Q बराबर एन इंटू ई। एन हो गया कैपिटल एन और ई हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो टोटल चार्ज हो जाएगा एन ए एल इंटू स्मॉल ई। ये आपका निकल गया टोटल चार्ज। अच्छा, आप लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हो, वेलोसिटी इक्वल टू, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस छोर से निकल के इस छोर तक आ गया, तो क्या मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट एल, अरे यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, और मान लीजिए टी टाइम लगा तो उसको क्या लिख देंगे, टी। हाँ या ना, क्या हमने पढ़ा था रिलैक्सेशन टाइम, हम चाहे तो उससे भी डिवाइड कर सकते हैं। सब भूल गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं जानते हो, तब कितना सिंपल तो है। चलिए नीचे लिखिए, ये लिख रही है, लिखिए करंट आई इक्वल टू, करंट का फॉर्मूला लिखिए, करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम।
यहां से यहां तक टोटल कितना चार्ज मैंने माना है, ये वाला लिखे, करंट लिखे, करंट I इक्वल टू टोटल चार्ज कितना था, Q माना मैंने, और टाइम को मैंने क्या माना, T। बोलिए चार्ज का क्या चार्ज निकल के आया था, NaL, और साथ में अपॉन। बताइए एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा, क्या मैं लिख सकता हूं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी को हम क्या कह रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और एक छोर से दूसरे छोर का डिस्प्लेसमेंट L, और मैंने टाइम को क्या माना, तो मुझे कोई बता दो T का वैल्यू, मुझे T यहां रखना है, T हो जाएगा क्या, L अपॉन, यहां रख दीजिए, काम खत्म। देखिए यहां पे लिख रहा हूं टाइम की जगह पे L अपॉन VD, ध्यान देना सब लोग, L ने L को, देखो क्या बना, I बराबर NaE, और ऊपर आ गया VD, तो बोलिए VT बराबर, क्या वही प्रूफ हो गया जो मैंने पहले लिखा था, VT बराबर I बाई NaE। क्या मैं इसी को लिख सकता हूं I बाई A के जगह पे J अपॉन, प्रूफ। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वायर में एक छोर से दूसरे छोर तक इलेक्ट्रॉन चला तो कितना डिस्प्लेस किया, L, और टाइम को मैंने क्या माना, T। तो बताइए T क्या हो जाएगा, L अपॉन VD, उसी को हमने रख दिया, L से L कैंसिल, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल गया। दिमाग में रखिएगा, नहीं आसान, टफ है क्या, ए लिखो फटाफट लिखो, फिर से एक बार बताऊं, सर आप कितना भी बता लीजिए, हमारा सिस्टम चौक हो चुका है, अब बस पड़ोसी का सहारा है, अगर पड़ोसी अच्छा निकला तो ठीक, नहीं तो हम मिलेंगे फिर से। ओए टोटल लेंथ कितना था, एक बार ओवरव्यू, टोटल लेंथ और टोटल एरिया। ओए हमने कहा नंबर डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, एन को एन छोड़ो, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू, देखो कहां मुझे देखना भी नहीं पड़ता है, तो बोलिए टोटल एन का वैल्यू है स्मॉल एन ए इंटू, ये तो एन निकला, लेकिन टोटल चार्ज होता है क्यू बराबर एन इंटू, एन का वैल्यू कितना, NaL, और साथ में निकल गया चार्ज। चार्ज से हम क्या करेंगे, हम चार्ज से करंट निकालेंगे, I होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल, टोटल चार्ज हम निकाल चुके हैं, NaLE अपॉन टाइम क्या है, जैसे वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट के जगह L और वेलोसिटी के जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी, L कैंसिल, जो आना था आ गया। क्या था इसमें, अरे आया तुम्हें, सिंपल तो है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छे बच्चे कर लेना, गधों को करने की जरूरत, मैं गधों का भी खास ख्याल रखता हूं, आपने देखा ना, वो क्या करके जाएंगे, अभी तक करंट डेंसिटी सिर्फ पढ़ के जाना, अब तक जितना पढ़ाए हो ना उसमें सिर्फ क्या पढ़ के जाना, करंट डेंसिटी और मोबिलिटी, इन दोनों का डेफिनेशन हो गया। ओए एक मिनट, जो गधे हैं वो खुद जानते हैं, शर्माएंगे नहीं, जैसे मैं बोलते जाता हूं तो लिख लेंगे फॉर गधा, तो इससे आपको क्लियर होगा कि आपको क्या रिवाइज करके जाना है, ठीक है। चलो अभी नहीं लिखोगे, अभी दोस्त देख लेगा, घर जाके लिखेगा। चलिए करंट डेंसिटी आ गया, मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपका ये भी पता लग गया। अगला आप लिखिए ओम्स लॉ। ओए कौन सा लॉ, ओम्स लॉ, क्या था ओम्स लॉ, आप लोग को याद है, बोल दो, करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इज प्रोपोर्शनल टू, पोटेंशियल मत बोलना, पोटेंशियल, एक्चुअली में यहां पे डेल्टा वी होना चाहिए था,
बट डेल्टा वी को सिंपल फॉर्म में वो क्या लिख रहे हैं, इसी में फेमस है, तो आपको यही याद रखना। लेकिन याद रखना कि ये वी वोल्ट नहीं है या पोटेंशियल नहीं है, ये क्या है, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। याद है पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस दोनों का डिफरेंस है। एक रेसिस्टेंस होता है या एक कोई भी कंडक्टर होता है, तो एक तरफ का वोल्टेज ए लेते हैं और एक तरफ का वोल्टेज लेते हैं ना, तो ये दोनों तरफ के वोल्टेज का डिफरेंस है, कौन, पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर से एक बार सुनना, ओम्स लॉ याद करो अभी, किसी भी कंडक्टर का जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। जब आप इसको हटाते हैं प्रोपोर्शन को, तो एक कांस्टेंट आता है क्या, जी, इसे बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या कहते हैं, तो ये बन जाता है जी इंटू वी, और कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन रेसिस्टेंस। अरे कंडक्टेंस किसका अपोजिट, रेसिस्टेंस का, तो ये बन जाता है I इक्वल टू 1/R और साथ में आता है V, और यही तुम बचपन से याद करते आ रहे हो, V इक्वल टू, खत्म। अरे आया सर, फॉर्मूले ठीक लग रहा है, अंग्रेजी कहां से लिख पाएंगे, बगल में तो हिंदी मीडियम वाला बैठा होगा तो वही टेप देंगे, बस अब फॉर्मूला लिखाते चलिए। अरे एक मिनट, फॉर्मूला से बनाओ डेफिनेशन, करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, याद रहेगा। तो यहां पे एक कांस्टेंट आएगा जी, जी होता है कंडक्टेंस, ये अपोजिट होता है यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, ये बन गया 1/R, तो फॉर्मूला बन गया V इक्वल टू, लिखे दो, ओम्स लॉ के नीचे लिखेगा, इट स्टेट्स दैट क्या क्या कहा था, द करंट थ्रू द कंडक्टर, देखिए, इट स्टेट्स दैट करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, directly proportional to the potential difference across it, potential difference across it, if, एक कंडीशन याद रखना है आपको, यह तभी वैलिड होता है जब एक्सटर्नल कंडीशन में कोई बदलाव, if एक्सटर्नल कंडीशंस में आता है टेम्परेचर, लिखेगा इफ एक्सटर्नल कंडीशंस, ब्रैकेट में लिखेगा टेम्परेचर, टेम्परेचर, डेंसिटी और क्या, साइज, शेप, ईटीसी, ये सब चीज क्या रहना चाहिए, ईटीसी रिमेन्स सेम इफ एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, डेंसिटी, साइज, शेप, ईटीसी रिमेन्स क्या, सेम या कांस्टेंट, मतलब ये सब बदलना नहीं चाहिए, तभी फॉलो होगा ओम्स लॉ, अदरवाइज फॉलो। तो ये नीचे बना दीजिए आप खुद से, ये लिख लो I प्रोपोर्शनल टू क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस लेने के लिए कितने पॉइंट को देखते हैं, 2, इनिशियल एंड, तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू V, तो फॉर्मूला बन जाएगा I इक्वल टू, कांस्टेंट को क्या कहा गया, GV। बोलिए G किसके इक्वल, G होता है कंडक्टेंस, ये होता है 1 अपॉन, तो लिख दीजिए I इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू V, तो फॉर्मूला बन गया V इक्वल टू IR। इसका ग्राफ बनाएंगे, ये V और ये I, इसका ग्राफ कैसा बनता है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मैंने बताया हुआ था डायरेक्टली का ग्राफ बिल्कुल सीधा, इनवर्सली का डाउन, कुछ याद आ रहा है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल सीधा बनता चला जाएगा, हाँ या ना। अच्छा आप लोग जानते हो इस एंगल को कहते हैं स्लोप एंगल, अरे पता है आपको क्या, इसको फाई नहीं लिखता हूं, चलो इसको मैं थीटा ही लिख देता हूं। अगर ये एंगल आपको दिया गया थीटा, तो बताइए इसमें स्लोप किसके इक्वल होगा, इसमें स्लोप से क्या निकलेगा, स्लोप जानते हो आप लोग, tan थीटा ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आप स्लोप निकालेंगे तो ये भी बन जाएगा V अपॉन I, और V अपॉन I किसके बराबर,
यानी इसमें जो स्लोप आप निकालेंगे उससे आपका निकलेगा रेसिस्टेंस। आपसे पूछ देता है कई बार ऑब्जेक्टिव में, V और I के ग्राफ में स्लोप से क्या निकलता है? रेसिस्टेंस। क्या आप लोग जानते हैं स्लोप tan थीटा होता है? तो यहां पे tan थीटा का वैल्यू रखेंगे तो उससे क्या निकल जाएगा? रेसिस्टेंस। इतना तो पता होगा। V प्रोपोर्शनल टू I है तो आपका ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीधा बन गया। जो एंगल बना, आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है उसको स्लोप एंगल कहते हैं। जब आप स्लोप निकालेंगे तो हो जाएगा tan थीटा, वो V बाई आई के बराबर है, जो क्या कहलाएगा? रेसिस्टेंस। यस और नो? ओए छोड़ो, यहां कोमा में चल जाता है। करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। यस और नो? तो I प्रोपोर्शनल टू V, ये बन जाएगा GV। G को क्या कहते हैं? R को, और V को सब लिख लो, लिख लो G बराबर कंडक्टेंस। G को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस, जो कि होता है 1 अपॉन रेसिस्टेंस, है ना? लिखे G इक्वल टू कंडक्टेंस, और वो किसके बराबर? 1 बाई आर के। याद रहेगा? और बताओ V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। अरे V क्या था अपना? पोटेंशियल डिफरेंस। और तो बाकी पता है आपको। R क्या है? रेसिस्टेंस। तीनों याद हुआ? याद रखिएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। यस और नो? यही है अपना क्या? ओम्स लॉ। अब मुझे बताओ कोई जरा रेसिस्टेंस का डेफिनेशन। वैसे ओम्स लॉ को प्रूव भी करना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको बाद में करेंगे। पहले मुझे बताओ रेसिस्टेंस का डेफिनेशन बता सकते हो? रेसिस्टेंस का मतलब क्या? किसी भी चीज को रोकना। यहां किसको रोकेंगे? करंट को। इसका मतलब रेसिस्टेंस वो होता है मटेरियल का प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो करने से खत्म। याद हुआ? अरे ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो अपोज करता है किस बात से? करंट को फ्लो करने से। लिख लो फटाफट डेफिनेशन, लिखिए रेसिस्टेंस। मुझे पहले ओम्स लॉ पढ़ा, मतलब प्रूफ करके लिखवाते, बट अभी आप लिख ही लो। रेसिस्टेंस लिखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। कंडक्टर में रेसिस्टेंस कम होता है जबकि नॉन कंडक्टर में बहुत ज्यादा, तो सब मटेरियल की तो प्रॉपर्टी है। लिखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच it opposes, by which it opposes the flow of current, by which it opposes, रोकता है ये, it opposes क्या? the flow of, बोलिए फॉर्मूला। R इक्वल टू, याद तो होगा बचपन वाला, R इक्वल टू रो L बाई, लिख लो और रट लो। अरे R बराबर रो L बाई ए, याद रहेगा? R इक्वल टू रो एल बाई। सुनना, इसका यूनिट और डायमेंशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी लोग इसका यूनिट डायमेंशन सही से लिख। सुनना, क्या मैंने आपको पढ़ाया था V बराबर आई आर? तो बोलो तो R बराबर, यह भी लिख सकता हूं। अगर मैं इस फॉर्मूला के हेल्प से यूनिट बनाऊं ना तो यूनिट बनाना आसान होता है, मैं इसलिए इसका इस्तेमाल किया हूं। बोलो वोल्ट का यूनिट। अरे वोल्ट तो वोल्ट ही है, यस और नो? और आई का यूनिट एम्पियर। बोलो, क्या मैं बोल सकता हूं इसका यूनिट होगा वोल्ट अपॉन, और वोल्ट अपॉन एम्पियर को ही क्या कहते हैं? अरे आपने पढ़ा होगा ना, इसका यूनिट होता है ओम। वोल्ट अपॉन एम्पियर को ही क्या कहते हैं? याद रखिएगा, लोग यहां मिस्टेक करते हैं। ओम क्या है? ओम है वास्तव में वोल्ट अपॉन एम्पियर। कहां से निकला है? आर इक्वल टू वी अपॉन आई से, इसी को आप कहते हो ओम। कोई बच्चा बताओ इसका डायमेंशन, अभी लिखाना सिखाए थे, वोल्ट का डायमेंशन क्या था? निकाले थे ना? यहां निकालता हूं फिर से। वोल्ट का डायमेंशन था जूल अपॉन कुलम। जूल क्या क्या था? ml स्क्वायर टी माइनस 2, और कुलम का, तो ये हो जाएगा वोल्ट का डायमेंशन। याद नहीं करना है, बनाना है आपको खुद से। ये बन जाएगा आपका ml स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन ए टी, ये मैंने लिख दिया वोल्ट का, और नीचे कौन? एम्पियर। एम्पियर का फिर से क्या लिख देंगे? पूरा को सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर क्या बन गया? m
एल स्क्वायर टी माइनस 3, देखते रहना कोई गलती ना हो, और ऊपर जाके ए माइनस 2। क्या बना लेंगे आप खुद से? तो आप बनाना सीखो। आप याद रखना चाहेंगे तो पॉसिबल, कहां से याद रखोगे, किसका क्या पावर है, कैसे याद रहेगा? और ये याद रखना भी बेवकूफी है। अब बेसिक याद रखो, उसके बेसिस पे बाकी बनाना होता है। चलेगा? जब इतना लिख लिए तो एक और लिख लो, कंडक्टेंस। बोलो डेफिनेशन। अरे इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, खत्म, लिखो कंडक्टेंस। उसका भी डेफिनेशन लिख ही लीजिए। कंडक्टेंस कैपिटल जी से डिनोट करेंगे, लिखेगा इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या? रेसिस्टेंस। G इक्वल टू हो जाएगा 1/R। इसका कोई आपसे पूछ दे कि यूनिट बना के बताओ, तो जो पहले बनाए थे ना उसका अपोजिट। वहां क्या बनाए थे? वहां बनाए थे वोल्ट अपॉन एम्पियर, तो यहां बन जाएगा एम्पियर अपॉन, खत्म। डायमेंशन बनाए थे, जो वहां डायमेंशन बनाए थे। अच्छा एक और बात, क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं? देखो तो 1/, इसके यूनिट को मैं लिख सकता हूं ओम। अरे 1/, ओम भी लिख सकता हूं ना। क्या इसको ये भी लिख सकता हूं ओम इनवर्स? अच्छा ओम इनवर्स का मतलब ओम का उल्टा, उल्टा पढ़ो, तो इसको क्या मैं MHO महो भी लिख सकता हूं? चलो कह रहे डायमेंशन बताओ। एक मिनट देखो, यहां डायमेंशन क्या था? M का पावर 1 था और L का पावर 2 था। जो पावर प्लस है उसको माइनस कर दो, जो माइनस है उसको देखो, ये हो जाएगा M का पावर -1, L का पावर -2 होगा। और देखिए T था -3, A था -2, तो T हो जाएगा 3 और A हो जाएगा, यानी आप एक बनाना सीख गए तो दूसरा खुद से भी कर सकते हैं। रेसिस्टेंस का काम होता है करंट के फ्लो को अपोज करना। उसकी अपोज करने की प्रॉपर्टी कितनी है, इस बात को कौन बताता है? रेसिस्टेंस। और करंट को अलाउ करने की प्रॉपर्टी कितनी है, वो कौन बताता है? कंडक्टेंस। कंडक्ट करना मतलब कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना, रेसिस्ट करना मतलब उसके अपोज करने की टेंडेंसी को बताना। यही तो है, सिंपल सा। आया? बस टेंशन ना लो, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं। याद करते हैं फटाफट एक बार फिर से, जल्दी से रिवाइज करते हैं। बोलिए करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट। अबे करंट पर यूनिट, क्या इसको I/A cos थीटा भी लिख सकते हैं? खत्म। मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन, खत्म। सिंपल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक, या कह सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड, सिंपल चलेगा। इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला I/NE, क्या इसको लिख सकते हैं J/NE? एक और बात, ओए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? करंट वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन क्यों चलता है, उसको एनर्जी कहां से मिलती है? अरे करंट में एनर्जी कहां से मिलता है इलेक्ट्रॉन को? बैटरी से। कहां से मिलता है? बैटरी डेवलप करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा के आपके इलेक्ट्रॉन को चलाता है, और चलने का जो एवरेज स्पीड है उसी को आप कहते हो ड्रिफ्ट। खत्म, यही था। फिर ओम्स लॉ से आपने निकाला करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहीं से निकल के आएगा V इक्वल टू कंडक्टेंस का फॉर्मूला 1/, यही तो था। एक मिनट, एक चीज और हटो, R बराबर रो L/L क्या है? लेंथ। A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब वो एरिया जो करंट पर परपेंडिकुलर। अरे क्रॉस सेक्शन नाम का स्पेशलाइजेशन समझे आप? वो एरिया जो करंट पर क्या हो। और रो क्या है? रेसिस्टिविटी। जो नहीं जानते हैं लिख लेंगे, रो इज रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, इतना तो आप जानते होंगे। रो को हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। तो R इक्वल टू रो L/A याद रखिएगा। फॉर्मूला बेसिक बेसिक है, वो सब ध्यान रखना है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। ओके चलिए।